गुड मॉर्निंग। क्लास 8 विषय एसएसटी उसके अंतर्गत अध्याय पहला जल जल संसाधन के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। देखो, पृथ्वी पर जो जल पाया जाता है उसको न तो बढ़ाया जा सकता है न घटाया जा सकता है। पृथ्वी पे जो भी वस्तुएं पाई जाती है वह सीमित मात्रा में पाई जाती है और सीमित मात्रा में ही बनती है। एक निश्चित मात्रा होती है, उसी के आधार पर बनती है और उसी के आधार पर प्राप्त होती है। तो जल है, जल जो संसाधन है, जल का उपयोग सभी जीवित प्राणियों के लिए, मानव के लिए, जानवरों के लिए, वनस्पतियों के लिए, पेड़ पौधों के लिए, इन सभी के लिए जल की आवश्यकता होती है। कहा जाता है कि जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जो हमने 8 ग्रह पढ़े थे, 8 ग्रहों के बारे में जो जानकारी प्राप्त करी थी, उनमें से पृथ्वी ऐसा ग्रह है जहाँ जल पाया जाता है। इसलिए यहाँ सभी प्रकार की विभिन्न प्रकार की प्रजातियां, वनस्पतियां, मानव विभिन्न प्रकार का धरातलीय आकृतियां पाई जाती है। तो जल क्या है? एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। न तो जल को कोई बनाता है, न जल अपने आप बनता है। जल चक्र होता है। क्या होता है? जल चक्र किसे कहते हैं? जल चक्र। अब जल चक्र किसी न किसी वस्तु किसी न किसी से जुड़ी रहती है। जो भी पृथ्वी पर प्राणी, वनस्पतियां होती है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। एक दूसरे के बिना रहना असंभव है। तो जल भी एक चक्र की तरह चलता रहता है। जैसे मनुष्य जीवन चलता है, वनस्पतियों का जीवन चक्र चलता है, हर प्रकार की वस्तु क्या होता है? चक्र होता है। आपने देखा होगा जल चक्र किसे कहते हैं? जल का मतलब जहाँ से उत्पन्न हुआ है वापस उसी अवस्था में आना, वो होता है चक्र। कोई भी वस्तु हो, चक्र क्या है? यहाँ से प्रारंभ किया है चलना, तो वापस चक्कर लगा के आना, वापस अपने स्थान पर आना, चक्र कहलाता है। तो जल वर्षा होती है, क्या होती है? वर्षा होती है बारिश के दिनों में। बारिश के दिनों में क्या है? वर्षा होती है। वर्षा का जल होता है जो अपने घरों पर, छतों पर एक बारिश होती है जल के रूप में, तो घर की छतों पर क्या होता है? पानी गिरता है। ये पानी कहाँ जाता है? नालियों में जाता है। नालियों में गया, नालियों से किसमें गया? नदियों में जाता है। नदियां किसमें मिलती है? सागर, सागरों से महासागरों में जाता है, महासागरों में जाता है। महासागरों से वाष्प के द्वारा वाष्प बनकर कहाँ जाता है? बादलों में, बादल बनते हैं। तो फिर बादल बन के वापस क्या करते हैं? बारिश करते हैं। तो वर्षा किसके रूप में? जल के रूप में। जल का गिरा अपने धरातल पर नीचे घरों में गिरता है। घरों का पानी, धरातल का पानी किसमें जाता है? नालियों में जाता है। नालियों का पानी किसमें मिलता है? नदियों में मिलता है। नदियों का पानी किसमें मिलता है? सागर में मिलता है। सागर का पानी किसमें मिलता है? महासागर में। महासागर से गर्मी के ग्रीष्म ऋतु में वाष्प बनकर वापस कहाँ चला जाता है? बादलों के रूप में चला जाता है। बादल बन जाते हैं और वापस बारिश के रूप में धरातल पर आता है। इसको जल चक्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जल चक्र कहा जाता है। अब देखो बादल कैसे बनते हैं। भाई आपके मन में आता होगा कि बादल कैसे बनते हैं। बादल तो ऊपर होते हैं, पर बादल में किसके? जल होता है, धूल कण होता है, वाष्प, अनेक पदार्थों से मिलकर बादल बनता है। तो बादल देखो, ये है आपका महासागर। क्या है? महासागर। महासागर में क्या होता है? जल होता है।
और ये बूंदें हवा के रूप में उड़कर ऊपर जाती है। जल की बूंदें कहाँ जा रही है? ऊपर जाती है। धीरे धीरे ये क्या करती है? आपस में मिल जाती है। आपस में मिलना प्रारंभ हो जाता है और किसका रूप ले लेती है? बादल बन जाते हैं। बादल का रूप ले लेती है और बादल फिर वर्षा ऋतु में वर्षा करता है और वर्षा में होने से धरातल पर पानी आता है। धरातल का जो पानी है वह नदियों नालियों में जाता है। नालियाँ किसमें मिलती है? नदियों में मिलती है। नदियाँ किसमें मिल रही है? महासागर में मिलती है और सागर किसमें मिलते हैं? महासागर में मिलते हैं। तो ये जल का एक चक्र चलता रहता है। जल को हम न तो घटा सकते हैं और न बढ़ा सकते हैं। एक निश्चित संसाधन होता है। तो जल एक क्या है? नवीकरणीय प्राकृतिक क्या है? संसाधन है जो अपने आप प्रकृति में बनता है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। जो आपकी पृथ्वी है, ये आपकी क्या है? पृथ्वी है। इसके 3/4 भाग पर जल से घिरा हुआ है और स्थल भाग कितना है? 29%। 70% भाग तो जल से ढका हुआ है और 29%, 70-71% किससे ढका हुआ है? पृथ्वी का पूरा हिस्सा जल से ढका हुआ और जो बचा 29% किससे ढका हुआ? स्थल धरातल से ढका हुआ है। तो ये तो हो गए 70-71% भाग पर पृथ्वी पर जल पाया जाता है और 29% भाग पर धरातल पाया जाता है। अब जल दो प्रकार का होता है, खारा और मीठा। जल को हम स्वाद के आधार पर कितने भागों में बांट सकते हैं? 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो खारा जल होता है, एक मीठा जल होता है। अब सागरों महासागरों में जो जल पाया जाता है वह कितने पर क्या होता है? खारा जल होता है। महासागर कितने हैं? 5 महासागर हैं और 7 महाद्वीप हैं। तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा था? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। ये महासागर हैं जिनमें खारा जल पाया जाता है। नदियां हैं, झीलें हैं, ये क्या है? जल के स्रोत हैं। भूमि के अंदर भी जल पाया जाता है, उसको भूमिगत जल कहा जाता है। भूमिगत जल को हम ट्यूबवेल के द्वारा, कुओं के द्वारा निकालते हैं बाहर। तो जो सागरों और महासागरों में जो जल पाया जाता है वो 97% पाया जाता है। यानी 97% जो जल है वह सागर महासागरों में पाया जाता है। ये कैसा होता है? खारा होता है। अब खारा होता है तो इसका हम उपयोग नहीं कर सकते। खारे जल का हम क्या नहीं कर सकते? उपयोग नहीं कर सकते। 97% जल को खारा पाया जाता है जो सागरों महासागरों में पाया जाता है। 3% जल है जो मीठा होता है। 3% जल ही मीठा पाया जाता है। 97% जल क्या है? खारा है और 3% जल क्या है? मीठा है। इसमें से भी 3% में से भी 2.7% जल किसके रूप में पाया जाता है? 3% जल क्या है? मीठा जल है। 3% जल क्या है? मीठा है। उनमें से भी 70% भाग बर्फ से ढका हुआ है। 70% जो जल है 3% में से वो भी बर्फ के रूप में पाया जाता है, ठोस अवस्थाओं के रूप में पाया जाता है। अब देखो किस जो पर्वतीय क्षेत्रों में जमता है, महासागरों में जम जाता है। 1% जो जल है वह मानव के लिए उपयोगी। 3% मीठे जल में से भी 1% जल क्या है? मानव के लिए उपयोगी है, जो मानव अपने पीने के अपने काम में उपयोग करता है। 1% जल से सिंचाई करते हैं, मानव के लिए, पशुओं के लिए, वनस्पति के लिए, इन सभी के लिए वो 1% जल का उपयोग किया जाता है।
सबसे पहले जीव की उत्पत्ति किसमें हुई थी? जल में ही हुई थी। सबसे पहले पृथ्वी पर जीव की जो उत्पत्ति हुई वह कहाँ हुई? महासागरों के जल में हुई थी। 3.5 अरब वर्ष पहले की बात है। 3.5 अरब वर्ष पहले की बात है कि जीवन महासागरों में प्रारंभ हुआ। देखो ये तो हो गई आपके जल की बात, यानी जल दो रूपों में पाया जाता है, मीठा और खारा जल। 97% जल है जो खारा है और 3% जल है जो मीठा है। मीठे जल में से भी अब खारे जल को हम उपयोग में नहीं ले सकते, किसी भी काम का नहीं है। जैसे अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप के चारों ओर महासागर फैला हुआ है, फिर भी वहाँ जल की समस्या क्यों है? क्योंकि वह जल उनके उपयोग के लिए उपयोगी नहीं है, इसलिए अफ्रीका में जल की समस्या है। जल का संकट देखना पड़ता है। समुद्र के चारों ओर होने के बाद भी वहाँ जल की समस्या है। जल स्रोत आप जानते हो, जल कहाँ से प्राप्त होता है? सागर, महासागर, कुआं, बावड़ियां, तालाब, झीलें, इनसे हमें जल प्राप्त होता है। इसके अलावा भूमिगत जल भी प्राप्त होता है। भूमि के अंदर से हम ट्यूबवेल पंप के द्वारा, कुओं के द्वारा निकालते हैं और उस जल का उपयोग करते हैं। अब जल की समस्या, अगर जल का हमने दुरुपयोग किया, जल का क्या करें? दुरुपयोग करते हैं, आवश्यकता से अधिक उपयोग करते हैं, तो वो क्या है? आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या होगी? जल की समस्या हो जाएगी। आपने देखा होगा, सुना होगा, कहानियों के माध्यम से, आपके दादा दादी के माध्यम से बताते रहते हैं कि पहले जल क्या था? गर्मी के दिनों में भी तालाब, नदियां भरी रहती थी जल से। आज गर्मी के दिनों में अधिकांश नदियां हैं, तालाबों में पानी नजर नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि मानव ने उस जल का दुरुपयोग किया है। जल क्या था? सीमित था, न तो उसको बढ़ाया जा सकता था, न घटाया जा सकता था। अगर उसका अधिक उपयोग करते हैं, अधिक दुरुपयोग करते हैं, तो जल की क्या हो जाती है? समस्या हो जाती है। आपने देखा होगा, आपके घरों तक पाइप के द्वारा क्या पहुंचता है? पानी पहुंचता है, शुद्ध करके घरों तक पानी पहुंचाया जाता है। बहुत से क्या करते हैं? पानी को बेकार बहाते रहते हैं। कई पाइपलाइनें टूट जाती हैं, कई नल हैं जो चालू रखते हैं, तो इनसे क्या है? पानी बेकार जाता रहता है। और जो ऊपर की बस्तियां हैं जहाँ पानी नहीं पहुँचता है, वो लोग पानी आने का इंतजार करते रहते हैं। तो ये आपने भी इन समस्याओं को देखा होगा। आप इनको ध्यान में रखते हुए इनको पानी को बचाना चाहिए। जितना उपयोग हो जितना ही उपयोग करें और बाकी जल का दुरुपयोग न करें। तो जल संसाधनों का संरक्षण यानी बचाव जरूरी है। अगर हमने जल संसाधनों का बचाव नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियों में क्या होगा? जो अपने बाद की पीढ़ी आएगी उनको जल संभव नहीं होगा, उनको जल की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। हर साल भूमिगत जल की जो वाटर लेवल है, गहराई है, वो नीचे जाती जा रही है। पहले कुओं में इनमें क्या होता था? जल होता था। आज देखो हजारों फुट ट्यूबवेल लगाने के बाद भी सूखा निकलता है, जल प्राप्त नहीं होता। ये सब किसके कारण हुआ? मानव के दुरुपयोग करने के कारण ऐसा हुआ। तो जल की समस्या से देखो हमारे देश में ही समस्या नहीं है। जल को लेकर हमारे देश में ही समस्या नहीं है, दूसरे देशों में भी जल की समस्या है। जैसे अफ्रीका है, पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया, एशिया का जो पश्चिम भाग है, दक्षिण भाग में, पश्चिम अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में अक्सर यहाँ सूखा पड़ता है। जहाँ पानी की समस्या होती है, वर्षा कम होती है, वहाँ क्या है? सूखा पड़ता है। देखो बारिश की दो प्रकार की, अगर हम प्रकृति को क्या करते हैं?
प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं तो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। जैसे बहुत सी बार क्या होता है, बारिश अधिक होती है, बारिश अधिक होती है तो बाढ़ आ जाती है, बाढ़ आती है तो नुकसान होता है। अगर बारिश कम होती है तो सूखा पड़ता है, फिर भी मानव को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो हर वस्तु का, हर चीज का क्या करना है, संतुलन बना के चलना है। प्रकृति का संतुलन बनाए रखना जरूरी है। जल संसाधनों का संरक्षण। अब देखो आज के विश्व में जो आज का आधुनिक यानी वर्तमान की बात कर रहे हैं, शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोत तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई। शुद्ध जल प्राप्त करने के लिए हमें ढूंढना पड़ता है। आपकी जो चंबल नदी है, कोटा शहर चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है, उस चंबल नदी को, आज के पानी को और पहले के पानी की तुलना कीजिए आप। आज का पानी आपको गंदा नजर आता है, पहले का पानी ऐसा था जो चेहरा नजर आ जाता था। पानी के अंदर हम देखते थे तो अपना चेहरा नजर आ जाता था। आज देखना, क्योंकि जो शहर है उनके जो घरों का पानी है, नालियों का पानी है, वो किस में गिर रहा है, नदियों में गिरता है, चंबल में गिर रहा है। तो क्या हो गए, प्रदूषित हो गए। जो कचरा सब कुछ कहाँ जा रहा है, नदी में जा रहा है। तो नदी क्या हो गई, जल प्रदूषित हो गया। इस क्षीणहोती संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए सभी को। सरकारी स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर इसको प्रयास करना चाहिए। नवीकरण संसाधन है। जल क्या है, नवीकरण संसाधन है। संसाधनों को हमने दो भागों में बांट दिया था, नवीकरण और अनवीकरण। तो जल है जो नवीकरण संसाधन है। अति उपयोग और प्रदूषण इससे प्रयोग के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं। एक तो अधिक उपयोग कर रहे हैं, इसको बेकार में उपयोग। एक प्रदूषण, इसमें अवशिष्ट पदार्थ मिल जाते हैं, प्रदूषित कर देते हैं, जो उपयोगी हो जाता है। मल, कृषि रसायन का विसर्जन और जल निकाय में औद्योगिक परिष्ठा और जल में प्रदूषण है। फैक्ट्रियों का, घरों का अवशिष्ट पदार्थ मिलने से जल क्या होता है, प्रदूषित होता है। जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाता है। गंदा जल मानव शरीर के अंदर पहुंचेगा तो मानव क्या होगा, बीमार होगा। वन और वन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं, भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है। पृष्ठीय प्रवाह यानी जो धरातल है उसमें तालाबें बना के हम बारिश के जल को रोक सकते हैं। रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। जो कच्ची नहरें हैं उनको पक्का बनाना चाहिए, जिससे उनका पानी है जो रिसकल भूमि पर न जाए, इसका उपयोग करें। वाष्पीकरण होने वाली जल स्मृति को रोकना चाहिए। नहरों में इनको ढकना चाहिए, ऊपर ढकान करना चाहिए, जिससे गर्मी के दिनों में भाप बनकर पानी ऊपर न उड़े। सिंचाई करते हैं तो फुहारा सिस्टम अपनाना चाहिए, फुहारा सिस्टम अपनाना चाहिए। उससे पानी क्या है, कम बचत होती है। टपकन विधि, टपकने, बूंद बूंद सिंचाई योजना कि इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल को बचाया जा सकता है, जल को बचाया जा सकता है। वनस्पति और वन्य जीवन के बारे में हम अध्ययन कल वाली क्लास में करेंगे। आज हमने जल संसाधन के बारे में अध्ययन किया है। अब जल आपको पता है कहाँ पाया जाता है, कितने प्रकार का होता है, जल चक्र क्या होता है, जल का संरक्षण किस प्रकार किया जाता है, इसको प्रदूषित होने से किस प्रकार बचाया जा सकता है, जो मैंने आपको समझाया है। जहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ में अच्छी तरह आया होगा।